फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, ये दो शब्द सुनते ही मन में एक ही ख्याल आता है, सुरक्षा, भरोसा। हाँ, भरोसा। पीढ़ियों से भारतीय परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई इसी एक भरोसे पर तो बैंकों को सौंपी है। ये एक ऐसा रिश्ता रहा है जो सिर्फ ब्याज पर नहीं बल्कि एक गहरे विश्वास पर टिका था। और आज हम इसी विश्वास की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो 2025 और 2026 के कुछ ऐसे ट्रेंड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां धोखेबाजों ने एफडी को निशाना बनाने के नए तरीके खोज निकाले हैं। अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि उनका सबसे बड़ा हथियार कोई नया सॉफ्टवेयर या वायरस नहीं, बल्कि हमारा और आपका यही भरोसा है। मतलब ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये तो भरोसे का अपहरण है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये हमला दो तरफ से हो रहा है। एक तो बैंक की मजबूत दीवारों के अंदर से और दूसरा बाहर से, जहां धोखेबाज सीधे ग्राहक के दिमाग से खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये घोटाले कैसे काम करते हैं, धोखेबाजों का मनोविज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी, इस बदलते हुए दौर में हम अपने भरोसे और अपनी कमाई दोनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यही लगती है कि धोखा वहीं से शुरू हो रहा है जहां सुरक्षा की गारंटी होती है, मतलब बैंक के अंदर से, बैंक के कर्मचारियों द्वारा। हाँ, और ये सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ आप सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे होते। आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है वो तो बैंक का प्रतिनिधि है। सही बात है। इसमें जो सबसे आम तरीका हमारे स्रोतों में बताया गया है वो है अनाधिकृत ओवरड्राफ्ट और एफडी को समय से पहले बंद कर देना। एक मिनट, पर क्या ये इतना आसान है? मतलब एफडी तोड़ने के लिए तो ग्राहक की सहमति, दस्तखत, कई तरह की प्रक्रियाएं होती होंगी। मुझे लगा था कि ये सब अब बहुत सुरक्षित हो गया है। यहीं पर तो खेल शुरू होता है। प्रक्रियाएं तो हैं, लेकिन धोखेबाज कर्मचारी उन्हीं प्रक्रियाओं को तोड़ने के रास्ते निकाल लेते हैं। वो या तो ग्राहक के दस्तखत की नकल करते हैं या फिर नकली दस्तखत। हाँ, या फिर इंटरनल सिस्टम में अपने एक्सेस का फायदा उठाकर डिजिटल अप्रूवल दे देते हैं। और पैसा निकालकर कहाँ लगाया जाता है? ज्यादातर मामलों में शेयर बाजार में। अच्छा। उन्हें लगता है कि वो जल्दी से पैसा बनाकर वापस डाल देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये तो जुआ खेलने जैसा हुआ, वो भी ग्राहक के पैसों से। पर अगर खाते से पैसा निकलेगा तो ग्राहक को अलर्ट तो जाएगा ही, फोन पर मैसेज आता है। बिल्कुल जाएगा, और इसी अलर्ट को रोकने के लिए वो एक और शातिर कदम उठाते हैं। हमारे स्रोत इसे मोबाइल नंबर मैनिपुलेशन कहते हैं। ये बहुत ही चालाकी भरा काम है। ये कैसे काम करता है? क्या कोई कर्मचारी बस जाकर किसी का भी मोबाइल नंबर बदल सकता है? इसके लिए कोई मल्टी लेवल अप्रूवल नहीं होता? सैद्धांतिक रूप से तो होता है, लेकिन व्यवहार में, खासकर अगर कर्मचारी की पहुंच अच्छी है, तो वो सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। वो क्या करता है? वो ग्राहक का असली मोबाइल नंबर हटाकर अपने किसी साथी का या अपना ही कोई दूसरा नंबर सिस्टम में अपडेट कर देता है। अब नतीजा सोचिए, सारे ओटीपी, सारे ट्रांजैक्शन अलर्ट, सब कुछ धोखेबाज के नंबर पर जा रहे हैं। असली ग्राहक पूरी तरह से अंधेरे में है। उसे तो पता ही नहीं चल रहा। कुछ नहीं, उसे लगता है उसकी एफडी सुरक्षित है और बढ़ रही है, जबकि हकीकत में उसकी पूरी डिजिटल पहचान हाईजैक हो चुकी है। ये तो बहुत ही डरावना है। तो मतलब धोखा सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का भी है। ग्राहक तक सही जानकारी पहुंचने ही नहीं दी जाती। सही पकड़ा। और एक तरीका तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सालों तक पकड़ में नहीं आता। वो कौन सा है? वो है नकली एफडी रसीदें जारी करना। इसमें बैंक कर्मचारी आपसे एफडी के लिए चेक या कैश तो ले लेता है, और आपको 32 स्टैंप लगी हुई एक रसीद भी देता है, जो दिखने में 100% असली लगती है। लेकिन असल में वो पैसा कभी बैंक के एफडी सिस्टम में एंटर ही नहीं होता। उसे धोखेबाज कर्मचारी अपने निजी खातों में या अपने साथियों के खातों में जमा कर देता है। और ग्राहक उस रसीद को लेकर सालों तक बैठा रहता है। हाँ, वो सालों तक उस कागज की रसीद को अपनी तिजोरी में रखकर निश्चिंत रहता है। इस धोखे का पर्दाफाश तब होता है जब वो मैच्योरिटी पर पैसे निकालने बैंक पहुंचता है और बैंक का रिकॉर्ड कहता है कि इस नाम की कोई एफडी कभी बनी ही नहीं थी। अरे बाप रे, ये तो किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसका देने वाली बात है। ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन हमारे स्रोतों में 2025 का एक असल मामला भी है, कोटा में आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच का। हाँ, वो मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होता है।
वहां एक रिलेशनशिप मैनेजर पर 41 ग्राहकों के 110 एफडी खातों से 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप लगा। 4.5 करोड़। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि निशाना वरिष्ठ नागरिकों को बनाया गया, वो लोग जो शायद बैंक कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल। और ये कोई अनजान लोग नहीं थे, ये वो ग्राहक थे जिनके साथ उस मैनेजर ने सालों तक रिश्ते बनाए थे, उनका विश्वास जीता था। उसने उसी व्यक्तिगत भरोसे का इस्तेमाल किया। और तरीका भी वही था। तरीका वही था जो हमने अभी डिस्कस किया, बिना बताए एफडी तोड़ना, उन पर ओवरड्राफ्ट लोन लेना और सारा पैसा अपनी निजी शेयर ट्रेडिंग में लगा देना। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बेईमान कर्मचारी का मामला है या ये बैंकों के इंटरनल ऑडिट सिस्टम की एक बड़ी नाकामी को भी दिखाता है? एक अकेला व्यक्ति इतने सारे खातों के साथ इतनी बड़ी हेराफेरी कैसे कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि बैंक ने बाद में बयान दिया कि उन्होंने सभी प्रभावित ग्राहकों के दावों का निपटारा कर दिया है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन यह घटना एक बड़ी चेतावनी है। ये दिखाती है कि बैंकों के अंदरूनी सुरक्षा सिस्टम में अभी भी ऐसी दरारें हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं, बल्कि मानवीय निगरानी और प्रक्रियाओं का भी है। और ये आईसीआईसीआई का मामला तो सिर्फ वो खतरा है जो दीवारों के अंदर हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक असली लड़ाई तो बाहर हो रही है, जहां धोखेबाज सीधे ग्राहक के दिमाग से खेल रहे हैं। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है ना? हाँ, और ये शब्द बहुत जरूरी है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से बहकाकर उनसे वो जानकारी निकलवा लेना जो वे सामान्य तौर पर कभी नहीं बताते। यहाँ तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ एक जरिया है, असली हमला इंसान की भावनाओं पर होता है, डर, लालच और भरोसा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो फिशिंग और नकली योजनाएं हैं। हमें रोज ऐसे मैसेज आते हैं, अपनी एफडी पर 12% का ब्याज पाएं या त्योहारी ऑफर, यहां क्लिक करें और बोनस पाएं। बिल्कुल। और ये अब पहले जैसे घटिया दिखने वाले मैसेज नहीं होते। धोखेबाज बैंक की हूबहू नकल वाली वेबसाइट बना लेते हैं। ईमेल का फॉर्मेट बिल्कुल असली जैसा होता है। अच्छा। उनका मकसद आपको लालच देकर एक ऐसी जगह ले जाना है जहां आप खुद अपनी जानकारी या पैसा उनके हवाले कर दें। वो आपको एक ऐसी एफडी स्कीम का सपना दिखाते हैं जो सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, और अक्सर लोग इसी लालच में फंस जाते हैं। लालच तो एक बात हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा ये लोग डर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे केवाईसी या अकाउंट अपग्रेड के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी। ये सोशल इंजीनियरिंग का सबसे असरदार रूप है। सोचिए, आपके पास फोन आता है, सामने वाला व्यक्ति बहुत पेशेवर तरीके से बात करता है, खुद को बैंक का अधिकारी बताता है, और फिर वो एक डर का माहौल बनाता है। कैसा डर? वो कहेगा, सर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, अगर आपने अभी जानकारी नहीं दी तो आपका खाता 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, आपकी सारी एफडीज अटक जाएंगी। पर लोग इतने सीधे तो नहीं होते। क्या सच में कोई फोन पर ओटीपी जैसी चीज किसी को भी बता देता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी बता रहा है? ये सीधेपन की बात नहीं है, ये घबराहट की बात है। जब कोई आपके खाते को ब्लॉक करने की धमकी देता है तो दिमाग तर्क से सोचना बंद कर देता है। उस वक्त प्राथमिकता सिर्फ एक होती है, समस्या को तुरंत सुलझाना। सही बात है। इसी घबराहट में लोग वो जानकारी भी दे देते हैं जो उन्हें पता है कि नहीं देनी चाहिए, जैसे ओटीपी या पासवर्ड। इस घोटाले का जीनियस यही है कि ये बैंक की सुरक्षा प्रक्रिया का ही इस्तेमाल ग्राहक के खिलाफ करता है। तो आप कह रहे हैं कि चाहे धोखा बैंक के अंदर से हो या बाहर से, दोनों ही मामलों में धोखेबाज हमारे भरोसे को ही हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एक जगह कर्मचारी होने का भरोसा, दूसरी जगह अधिकारी होने का। एकदम सही। और एक तरीका है जहां धोखेबाज न डर का इस्तेमाल करता है न लालच का, वो सीधे आपकी डिजिटल पहचान पर ही कब्जा कर लेता है। इसे सिम स्वैप फ्रॉड कहते हैं। हम सब ओटीपी को एक सुरक्षा कवच मानते हैं, पर धोखेबाजों ने अब उस कवच को ही भेदने का तरीका निकाल लिया है। ये सिम स्वैप, ये कैसे काम करता है? इसमें अपराधी ऐप की जानकारी का इस्तेमाल करके आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को यह यकीन दिलाते हैं कि वो आप ही हैं और आपका सिम कार्ड खो गया है या खराब हो गया है। अच्छा। फिर वो आपके नंबर पर एक नया डुप्लीकेट सिम जारी करवा लेते हैं। जैसे ही उनका नया सिम एक्टिवेट होता है, आपका सिम बंद हो जाता है और फिर सारे अलर्ट्स और ओटीपी उनके पास जाने लगते हैं। बिल्कुल, आपके बैंक से आने वाले सारे फोन कॉल्स, मैसेज और सबसे जरूरी ओटीपी सब उनके पास। उन्हें आपके खाते का पूरा डिजिटल कंट्रोल मिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका फोन क्यों काम नहीं कर रहा। ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें तो ग्राहक की कोई सीधी गलती भी नहीं है।
उसने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया। बिल्कुल, और इसीलिए ये इतना भयावह है। और इन सब तकनीकी तरीकों के अलावा एक पुराना सीधा साधा तरीका आज भी काम कर रहा है, नकली एजेंट। अच्छा। वो भी खासकर छोटे शहरों और गांवों में धोखेबाज खुद को बैंक का एजेंट बताकर लोगों के घर जाते हैं। वो उन्हें एफडी की पूरी जानकारी देते हैं, फॉर्म भरवाते हैं और फिर कहते हैं कि आप चेक या पैसा मेरे खाते में डाल दीजिए, मैं बैंक में जमा करवा दूंगी। भरोसे में आकर लोग ऐसा कर भी देते हैं। ये सोचकर ही अजीब लगता है, हम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के जमाने में जी रहे हैं और फिर भी कोई कागज की एक नकली रसीद या एक मीठी बात करने वाला नकली एजेंट करोड़ों का घोटाला कर सकता है। तो इन सब खतरों के बीच कोई सुरक्षित कैसे रहे? इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका कोई एक जादुई समाधान नहीं है। ये सतर्कता और जागरूकता का एक मिला जुला प्रयास है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिन्हें अब हमें अपनी आदत बना लेना होगा। जैसे कि सबसे पहला और सबसे अहम, अपनी संवेदनशील जानकारी को अपनी तिजोरी की चाबी समझें। ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, पिन ये किसी के साथ साझा नहीं करने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन करने वाला खुद को बैंक का मैनेजर बता रहा है या आरबीआई का गवर्नर। बैंक कभी आपसे ये जानकारी फोन पर नहीं मांगेगा, कभी नहीं। ये बात जितनी बार दोहराई जाए कम में। और लेन देन के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमेशा सिर्फ आधिकारिक चैनलों का ही इस्तेमाल करें। अगर एफडी करानी है या तोड़नी है तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, वेरीफाइड मोबाइल ऐप या सीधे ब्रांच जाकर ही करें। किसी के भेजे हुए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। या कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके कभी भी बैंकिंग ना करें। अपने फोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें। और अपने खातों पर नजर रखना कितना जरूरी है। कई बार लोग बैंक से आने वाले मैसेज को बस डिलीट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अपने हर खाते के लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट जरूर एक्टिवेट करवाएं और जब भी कोई अलर्ट आए तो उसे ध्यान से पढ़ें, नजरअंदाज ना करें। महीने में 1-2 बार अपनी एफडी स्टेटमेंट्स या पासबुक को जरूर चेक करें। किसी भी अनधिकृत या संदिग्ध लेन देन को जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे, नुकसान को रोकने या कम करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। मान लीजिए इन सब सावधानियों के बावजूद कोई धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाता है, उस वक्त घबराहट में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर जरा भी शक हो तो एक पल भी बर्बाद ना करें। सबसे पहला काम, तुरंत अपने बैंक को फोन करके सूचित करें और अपने कार्ड्स और नेट बैंकिंग को ब्लॉक करवाएं। ठीक है। इसके बाद भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं या फिर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। 1930? हाँ, धोखाधड़ी के बाद शुरुआती कुछ घंटे गोल्डन आवर्स माने जाते हैं। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि एफडी, जो कभी सिर्फ भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक थी, अब एक ऐसे किले की तरह हो गई है जिस पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है, क्या भरोसे की परिभाषा भी बदल रही है? पहले हम बैंक की ईंट पत्थर की इमारत, उसके मैनेजर और कैशियर पर भरोसा करते थे। एक मानवीय रिश्ता होता था। आज हमें ऐप्स के कोड, वेबसाइट के यूआरएल्स और अनजान कॉल सेंटरों की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना और उसे बचाना ही नहीं, बल्कि उस पैसे की डिजिटल दुनिया में चौकीदारी करना भी उतना ही जरूरी हो गया है? क्या अब हर निवेशक को एक तरह से साइबर सिक्योरिटी का जानकार भी बनना पड़ेगा?